भाई ये किताब तो मेरे को तुरंत ही ऑर्डर करके पढ़नी पड़ेगी। कि हम इस इंसान को थैंक यू बोलना चाहते हैं, इसने हमको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। तो ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है? आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे पुराना लिखा हुआ मिला था वो सुमेरियन सिविलाइजेशन से मिला था। तो ये सब किताब के अंदर है? ये उनकी सैलरी आती थी और फिर उधार देने में खत्म हो जाती थी। आपकी सैलरी 100 है, अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड से आपने 110 कर लिया, तो यूट्यूब वीडियो में जाने से पहले जब अगला महीना आया तो वो 10 चुका और अगले महीने फिर 10 बढ़ गया। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ने से पहले तो ये जो परपेचुअल साइकिल ऑफ क्रेडिट चलता ही रहता है। एक बार ये किताब पढ़ लो। रियलिटी में ये है ना कि ये किताब पढ़ने के बाद तुम ऐसी हरकत कभी करोगे ही नहीं। भाई ये किताब तो मेरे को तुरंत ही ऑर्डर करके पढ़नी पड़ेगी। हाँ तो भाई, तूने अपनी जिंदगी में जो सबसे पुरानी किताब पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? पुरानी मतलब कब पब्लिश हुई थी? वैसे पुरानी पब्लिश हुई हिसाब से, मतलब मैं गीता महाभारत रामायण की बात नहीं। हाँ मतलब नॉर्मल कंटेम्प्रेरी बुक्स। आई थिंक अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी थी 1940s की, रिवर बाय द सी ऐसा कुछ करके नाम था उसका। कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुमको बहुत इंट्रीगिंग लगा है कि यार ये टॉपिक है यार, इस पे मैं कोई किताब आएगी तो मैं पढ़ूंगा? ऐसा क्या आता है? अभी तो सेल्फ हेल्प का टाइम चल रहा है। सेल्फ हेल्प का टाइम चल रहा है, इससे सेल्फ हेल्प की कोई किताब आती है, लेकिन फिक्शन, इजिप्शियन माइथोलॉजी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बुक्स थी वो। चलो एक बार सेल्फ हेल्प कैटेगरी को ऊपर पकड़ते हैं। तो सेल्फ हेल्प कैटेगरी में तुम्हारा कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में तुम पढ़ना चाहोगे? जैसे पर्पस ऑफ सोल, वेरी डीप। तो उसके लिए अपन ने करा ये पॉडकास्ट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आई थिंक ये पर्सनालिटी, टाइम और मनी तो यूट्यूब के वीडियो से ही कवर हो जाता है। अच्छा नहीं, तुम एक ऑथर हो तो तुम तो किताब प्रेफर करोगे ना। हाँ ये भी भाई बात भी सही है। हाँ पर लेकिन मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई ऐसी बुक खास पढ़ी नहीं है मतलब। Okay. तो चलो आज पर्सनालिटी बनने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? पर्सनालिटी के लिए मेन इंग्रेडिएंट, अच्छा कम्युनिकेशन। लेट मी रिमूव दीज थिंग्स। तुमको अपना जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए वो क्या है? पैसा, सांस, हवा। चलो पैसे से स्टार्ट करते हैं। तो एक किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये लिखी है जॉर्ज एच क्लासन ने और ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1926 में। अच्छा ओके। और तब से लेकर ये अभी पता नहीं कितने एडिशन आ चुके हैं इसके। 100 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 99 साल पहले। अगले साल इसके 100 साल हो जाएंगे। और ये जो किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये मेरे हाथ लकीली लग गई और फिर मैंने इसको पढ़ा। कैसे लगी? मेरे भाई भी, मेरे एक्चुअली 3 भाई हैं हम लोग, और वो लोग भी पढ़ते रहते हैं। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है कि उनके घर गया, उन्होंने कोई नई किताब खरीदी तो मैं जाकर के ले आता हूँ, उनको बोलता हूँ अपनी खरीद लेना। और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई मैं लेके आता हूँ, वो उठा के ले जाते हैं। आई थिंक हमारे घर में एक कल्चर था कि किताबों का थोड़ा आदान प्रदान अभी तक चल रहा है। सही है, अच्छा है। और उनको किसी ने दी थी, मेरे बड़े भैया को, और वो पढ़ रहे थे और मेरी नजर पड़ गई। अच्छा आप पढ़ रहे हो, ऐसे कैसे, मैं पढ़ूंगा। तो मैंने ले ली। हाँ, लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद मैं उसको छोड़ नहीं पाया। ऐसी कई कम किताबें होती हैं जिसको तुम छोड़ नहीं पाते हो। तो मैं आज इस किताब के बारे में बोलना पड़ूंगा, हालांकि इसकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी है। और हमारे रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये अपन डिस्कशन के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। इसको जब तुम पढ़ना चालू करते हो तो लगता है कि फिक्शन है। अच्छा। लेकिन जब खत्म होती है तो समझ में आता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक है। अच्छा। बट इसमें स्टोरी है जिसमें वो बताया जा रहा है। अच्छा। आई थिंक इट्स हर किसी को ये पढ़नी चाहिए जो भी कोई मैसेज देना चाहता है कहानियों में, किस तरह से तुमको कैरेक्टर्स लाने चाहिए, उनका एक पर्टिकुलर रोल होगा, वो क्या कहेगा। अगर तुमको सिंपल बेसिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग भी देखनी है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी कहानी है। Okay. और जो ये मैसेज देती है वो भी बड़ा स्ट्रांग है। तो जैसे मैंने बताया कि ये पैसों के ऊपर है। तो अच्छा, बेबीलोन वर्ड सुना है तुमने? बेबीलोन तो कहाँ, सीरिया इराक टाइप में एक जगह थी ना, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। वही राइट, वही बिल्कुल वही। मर्म ये है कि 6000 साल पहले एक सिटी था बेबीलोन। और जिस समय वो सिटी था उस टाइम की दुनिया का सबसे प्रॉस्पेरस सिटी था। वहां बहुत सारे लोग रहते थे, असंख्य लोग रहते थे। उनका अपना सिस्टम था गवर्निंग का, उनका फाइनेंस का एक सिस्टम था, उनकी एक सोसाइटी थी। लेकिन उन्होंने कहा, किताब में बेसिकली जो ये बात कही गई वो ये है
कि 6000 साल पहले जो मनी के रूल्स थे, जिन बेसिक प्रिंसिपल्स पे मनी काम करता है, आप अमीर बनते हो या फिर कैश फ्लो होता है, वो तब जो था आज भी वही है। अच्छा, वाह। तो और उसको देख करके तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं तुमको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। पहले बेबीलोन जिस सिविलाइजेशन का हिस्सा था उसको कहते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन। एंड सुमेरियंस को हम लोग एक बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं। तुमको पता है कि हिस्ट्री में सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे पुराना लिखा हुआ मिला था वो सुमेरियन सिविलाइजेशन से मिला था। और तुम जस्ट गेस करो कि क्या मिला होगा। एनी वाइल्ड गेस? पैसा? नहीं, लिखा हुआ। व्हाट दे वुड हैव फाउंड रिटन? वही खाता। एग्जैक्टली। उनको जो पहला क्ले टैबलेट मिला था, क्ले टैबलेट पे लिखते थे, वो क्ले पे लिखा, क्ले जब नरम होती है तो उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन कर दिए और फिर उसको गर्म कर दिया तो वो पक्का हो गया। और फिर उनको हजारों क्ले टैबलेट्स मिले। लेकिन जो सबसे पहला और सबसे पुराना मिला उसमें एक आदमी का नाम मिलता है हमको, वो एक अकाउंटेंट था। तो हिस्ट्री में सबसे पुराना नाम जो हमको मिलता है वो एक अकाउंटेंट का मिलता है। किसी राजा का नहीं, किसी रानी का नहीं, किसी देवी देवता का नहीं, बट एक अकाउंटेंट का जो एक्चुअली में एक असली इंसान था जो चलता फिरता रहा होगा। राइट। तो इन क्ले टैबलेट्स की खुदाई मिली और फिर उसकी जो लैंग्वेज थी उसको डिसाइफर करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे यूके में नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर्स थे जो उस क्ले टैबलेट को डिसाइफर कर रहे थे और फिर उसको ट्रांसक्राइब करते थे। तो यहाँ पर 2 प्रोफेसर थे, वो हस्बैंड वाइफ थे और वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में थे। उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था यहाँ पे यूके में नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और वो लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे उनके डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। उनका घर का खर्चा ठीक से नहीं चल रहा था, उनकी सैलरी आती थी और फिर उधार देने में खत्म हो जाती थी। मेरा जैसा हाल था उनका। मतलब कहने का मतलब कि तुम कमाने से पहले तुम्हारा खर्चा हो चुका है। हाँ, ऐसी हालत हो। आई थिंक बहुत लोगों का ऐसा ही होता है। उनके पास वो क्ले टैबलेट्स आए कि आप इनको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया और उस ट्रांसलेशन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, एक्सकवेट किया था, उनको उन्होंने लेटर लिखा, कैन यू प्लीज, उसके 2-3 साल के बाद, कि हम इस इंसान को थैंक यू बोलना चाहते हैं, इसने हमको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, इसने हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी है। और उन्होंने उस क्ले टैबलेट में कुछ मनी को लेके रूल्स लिखे हुए थे। अच्छा। और एक आदमी की अपनी कहानी थी कि यार मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने ये किया, उसके बाद मुझे ये फायदा हुआ, फिर मैंने ऐसे करने लगा। तो ये जो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी वाला जो कपल है, ये है वो है, ये सब किताब के अंदर है? ये रियल है, ये रियल। और किताब के अंत में वो लेटर भी आता है जो उन्होंने लिखा। अच्छा। कि जस्ट जब स्टोरी सारी खत्म हो जाती है तो लास्ट में वो लेटर आता है कि देखो ये इन लोगों ने लेटर लिखा था आफ्टर रीडिंग दिस क्ले टैबलेट्स। तो हमको पता चलता है कि जो बुक के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स के नाम यूज में, वो एक्चुअली में रियल है। और उनके आसपास जो कहानी बनी गई है वो क्लोज टू रियलिटी है। बिकॉज की क्ले टैबलेट्स में बताया गया कि मेरे साथ ये हुआ था और मैंने ये किया। सो दैट इज हाउ प्रोफाउंड इट इज। तो मुझे लगता है कि अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो यूट्यूब वीडियो में जाने से पहले, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ने से पहले एक बार ये किताब पढ़ लो। इस किताब में तुम्हारे को बहुत बेसिक चीजें पता चलेंगी जो एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। रूल्स जैसे हाउ डू यू, उसका पहला जो चैप्टर है, हाउ डू यू मेक योर वॉलेट फैट। राइट। हाँ, सबको यही चाहिए। हाँ, हालांकि आजकल तो क्रेडिट कार्ड आ गए हैं और डिजिटल मनी का जमाना है, तो आपका वॉलेट फैट नहीं होता, लेकिन ये सिंबलाइज कर रहा है। हाँ। और जैसे उस टाइम पे बार्टर सिस्टम के अलावा उसमें उन्होंने गोल्ड को बोला गया। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि तुम पैसे की इज्जत करोगे तो पैसा तुम्हारी इज्जत करेगा। क्या अपन ये रूल्स डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से रूल्स हैं एक एक करके? देखो, मैं सजेस्ट करूंगा कि किताब पढ़ो तो तुमको बहुत कुछ पता चला, लेकिन 1-2 छोटी मोटी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तुम बताओ कि जैसे कि तुमने अभी अभी कमाना शुरू किया, तुम्हारी पहली सैलरी आई, तो तुमने अपनी पहली सैलरी के साथ क्या किया था? आई थिंक घर वालों के लिए गिफ्ट्स ले आया था। बस। और उसमें पूरी सैलरी तो खत्म नहीं हुई होगी, या खत्म हो गई थी? मुझे आई थिंक हो गई थी, ज्यादा ही हो गई थी, दोस्तों से लेके दिया फिर। अच्छा। पहली सैलरी से उधारी चालू हुई थी। अच्छा, उधारी की शुरुआत पहली सैलरी के साथ चालू हुई? पहली सैलरी के साथ ही हो गई थी। तो उसमें एक चीज कही गई कि जब तुमको सैलरी आती है पहली, या जो भी तुम कमाते हो, जो भी तुम्हारा मीन्स ऑफ अर्निंग है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है जो तुमको साइड में रख के इन्वेस्टमेंट में डालना ही डालना है। और वो बहुत छोटा सा पोर्शन उसने बताया, उसने कहा कि 10% आपको डालना ही डालना है। 10% तो बहुत होता है यार।
और उसके बाद जो बाकी 90% है उसके साथ तुम्हारे को अपना जो भी करना है करो। 10% तुम पहले साइड में करो, उसके बाद तुम सोचो कि तुम्हारी सैलरी 100 रुपए नहीं है, तुम्हारी सैलरी 90 रुपए है और तुम्हारा सारा प्लानिंग, सारा ही खर्चे 90 के हिसाब से होने चाहिए। वो 10 करते करते तुमको साल के अंत में 120 मिल जाते हैं। और ये उन्होंने एक होता रियलिटी में ये है ना कि आपकी सैलरी 100 है लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड से आपने 110 कर लिया। Exactly. अब जब अगला महीना आया तो वो 10 चुका और अगले महीने फिर 10 बढ़ गया। तो वो परपेचुअल साइकिल ऑफ क्रेडिट चलता ही रहता है। ये जो मैंने 2 कपल्स के बारे में बताया था जो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के, वो एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में थे। और वो कैसे निकले उस बच्चे की उस क्ले टैबलेट को पढ़ के, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसकी पूरी किताब का। जो लेटर में बताते हैं, जो लेटर में वो थैंक यू बोलते हैं कि हम इस आदमी को थैंक यू बोलना चाहते हैं जो हजारों साल पहले दफन हो गया था, लेकिन इसने हमारी जिंदगी बदल दी। और उस आदमी ने जो लिखा कि उस आदमी की भी हालत ऐसी ही खराब थी। अच्छा। कि जब उसको पे डे होता था उसके पहले क्रेडिटर्स उसके घर पे आ चुके होते थे और उनको पहले पैसा देना ही पड़ता था। और ये परपेचुअल जो तुमने बोला ना क्रेडिट की साइकिल में, वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। और वो कैसे निकलता है इसकी कहानी उसमें लास्ट में एक छोटी सी कहानी उसी की है। ठीक है। लेकिन इस किताब के बारे में एक और अच्छी चीज बताऊंगा कि इसमें जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है, जैसे मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जो मैंने हाउ टू मेक माई वॉलेट फ्लैट की कहानी है, उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स को एक एक स्किल सेट में बहुत माहिर दिखाया गया है। जैसे एक है जो रथ बनाता है। अच्छा। जैसे मान लो कि आज के टाइम पे कोई मोटर मैकेनिक है या गाड़ी का इंजीनियर है, या कोई भी ऐसी चीज जो बेच रहा है, मान लो गाड़ी का डीलर ही। ठीक है। मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल मूविंग फास्ट। और एक दूसरा है हु इज एन आर्टिस्ट, वो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाता है और गाना गाता है, तो ही एक्चुअली एंटरटेन्स। वो दोनों दोस्त हैं, वो दोनों मिलते हैं और उन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, दोनों की। और फिर उनको पता चलता है कि भाई उनका उन्हीं के टाइम पे एक स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था जो आज के डेट में रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है। तो चलो उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि हमने क्या गड़बड़ की। तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था या बिलो एवरेज था और हम लोग इतने टैलेंटेड थे, आज हमारी हालत इतनी खराब है, तू हमको बता कि हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और फिर वो उनको कहानी सुनाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इट डजंट मैटर कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, इट डजंट मैटर कि तुम्हारा स्किल सेट क्या है या तुम्हारी सैलरी कितनी ज्यादा है। अगर तुम ये बेसिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम कभी भी अमीर नहीं हो पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। मतलब उनका कैरेक्टराइजेशन का मतलब ही ये था कि यार उनसे बेटर कोई है ही नहीं, उनसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं पूरे शहर में, लेकिन उनकी हालत भी खराब है। तो इसका मतलब है कि तुम अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम फिर तो भी गरीब ही रहोगे। तो इसलिए वो किताब, और उसके बाद अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरह के इसी टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं। तो जो अलग एक ही कहानी है या अलग अलग कहानियां हैं? किताब में ऐसी 5 या 6 कहानियां हैं। अच्छा। और छोटी, मतलब ऐसा तो जो रिचेस्ट मैन एक ही है जो कि ज्ञान दे रहा है, लेकिन बाकी उसके मिलने लोग आते रहते हैं, डिफरेंट लोग मिलने आते हैं। जैसे मान लो कि इसमें तो ये भी एक कहानी जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी कि एक आदमी बहुत बड़ी दौलत को इनहेरिट करता है और फिर वो कैसे उसकी दौलत खत्म हो जाती है और फिर वो कैसे उसको रीस्टार्ट करता है। अच्छा। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। अच्छा। मतलब इसमें बेसिकली ये दिखाया कि उसने सेट ऑफ रूल्स बताए। एक गरीब से गरीब आदमी उसको फॉलो करता है, उसकी हालत ठीक हो जाती है। एक अमीर से अमीर उसको फॉलो करता है, वो बहुत अमीर हो जाता है। एक आदमी जिसने सब कुछ खो दिया है वो भी उन रूल्स को फॉलो करता है। तो दिखाया गया कि बेसिकली ये रूल वही है, लेकिन ये हर तबके के लिए एप्लीकेबल है। तभी तो वो जो कपल थे उन लोगों ने अपने आप को 6000 साल बाद भी वो रूल अप्लाई करके निकाल लिया। तो एक रूल तो ये था कि आप अपनी सैलरी से 10% सेव करो, इन्वेस्टमेंट में डालो। इन्वेस्टमेंट में डालो। अच्छा। और फिर ऐसा बताया कि कौन सा इन्वेस्टमेंट करो? उसने इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टीज बताई है कि तुम किस तरह के इन्वेस्टमेंट में डालो और इन्वेस्टमेंट करने से पहले तुमको क्या क्या देखना चाहिए। अच्छा। ये बताया। जैसे मतलब बहुत सिंपल सा तरीका है कि मान लो कि तुम ऐसी किसी जगह इन्वेस्टमेंट मत डालो जहां तुम्हारा पूरा का पूरा प्रिंसिपल खोने का डर हो। कि फॉर एग्जांपल तुमने 10 रुपए डाले और हो सकता है कि 10 के 10 खत्म हो जाए। मतलब गैम्बलिंग। हाँ, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट। गैम्बलिंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। उसमें एक्चुअली एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसमें वो गैम्बलिंग को भी उन्होंने डिस्कस किया कि व्हाई गैम्बलिंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा। और जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करने की जो प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, उसके क्या क्राइटेरिया। जैसे तुमको एक बात बताऊं, किसी ने तुमको बोला भाई ये वाला शेयर ले ले, ऊपर जा रहा है, तो तुमने आग बंद करके डाल दिया। ये किताब पढ़ने के बाद तुम ऐसी हरकत कभी करोगे ही नहीं। अच्छा।
क्योंकि तुम एक्चुअली में उसने जो रूल्स बताए कि देखो इन्वेस्टमेंट करने से पहले तुमको क्या क्या चीजें देखनी है, और उसमें दिखाया कि एक बंदा है, उसको पैसे दिए, उसके बाद ने बोला कि चलो मुझसे 10 साल बाद आके मिलना, इस गोल्ड को तुमको बढ़ाना है। और वो इसी टाइप की स्कीम्स में फंसता है, ऐसे ही कई जगहों पे उसका लॉस होता है, वो रूल्स को फॉलो ठीक से नहीं करता, और फिर उसको समझ में आता है, देन ही स्टार्ट्स डूइंग इट विद द वेरी लिटिल एंड ही गेन्स दोस थिंग्स। ओके, तो ये जो कहानियां छोटी छोटी, ये तुमको कुछ ना कुछ बता के जाती है, अपने बारे में कुछ सिखा के जाती है, और ये बताती है कि यार तुम्हारा करियर स्टार्ट करना और सैलरी पा लेना इज जस्ट द स्टार्ट, तुमको अपनी जो वेल्थ बढ़ानी है उसके वहां पे वो काम चालू होता है। और क्या रूल है? अच्छा, तुम तो सारे रूल्स पढ़ ही लेने चाहते हो। अच्छा, जैसे एक छोटा सा एक रूल है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट को लेके ही कहूंगा, जो उसमें बताया गया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाद उसमें जो गेन्स आते हैं उसको री इन्वेस्ट करना होता है, और उसको तुम्हारे लिए काम करना होता है। बेसिकली यू हैव टू मेक द मनी एज वर्कर्स फॉर यू। यार मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लग रही है यार ये। हाँ, मुझे पढ़ने के बाद भी ऐसा लगा कि हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट किताबों में से एक ही है। हाँ, क्योंकि मैं तो क्रेडिट की परपेचुअल साइकिल में फंसा हुआ हूँ एकदम, और मतलब कोई मुझसे पूछे तो लोग हंसने ही लग जाएंगे, ऐसा कैसे कर लिया भाई, इतनी बुरी कैसे हालत हो गई। तो ये किताब तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। और ये वेल्थ वहां पर आएगी जहाँ वेल्थ ग्रो होने के चांसेस होंगे। अच्छा। और वेल्थ वहां पे नहीं आएगी जहाँ पे ग्रो नहीं होंगे। तो इसमें बहुत अच्छी सी चीज लिखी हुई है कि द गॉडेस ऑफ अपॉर्चुनिटी डांसेस विथ दोज हु आर प्रिपेयर्ड। तो मतलब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब तुम प्रिपेयर हो। अगर तुम प्रिपेयर नहीं, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि तुम्हारे पास कुछ ऑफर आता है कि यार ये बिजनेस है, इसमें इन्वेस्ट करो। करेक्ट, वो भी तभी आएगा जब आप प्रिपेयर्ड हो। वो भी तब आएगा जब तुम्हारे पास एक्चुअली में पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, और तुम्हारे पास वो विजडम होगा उस पैसे को बढ़ाने के लिए। तो कई बार पैसा होता है और हमारे पास एक स्कीम आती है जो एक्चुअली में पॉन्जी स्कीम होती है। इस किताब में एक्चुअली कुछ चीजें लिखी गई हैं जिससे तुम एक्चुअली में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यार कौन सी स्कीम सही है, कौन सी स्कीम सही नहीं हो सकती। क्योंकि यार ये मैंने बहुत सुना है, जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, या फिर लोग उनके पैसे ले जाते हैं कोई पॉन्जी स्कीम में, या तो उससे बचने के भी तरीके हैं। हाँ, जैसे लालच सबसे बड़ी चीज है जिससे तुम बच सकते हो। ग्रीड। तो तुम अगर ग्रीडी हो, तुमने देखा अरे वाह इसमें इतना हो सकता है, इतना बढ़ जाएगा, 2 गुना 100 हो सकता है। हाँ, 1 का 100 हो सकता है। कहीं भी चमत्कार नहीं होता है। ओके, पैसे का मल्टीप्लाई होना एक रूल को फॉलो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने NFT का नाम सुना है, नॉन फंजिबल टोकन्स। आजकल लोग इसमें इन्वेस्ट बहुत करते हैं। कोई भी इन्वेस्टर है उसको पकड़ के बोलो इधर आ, NFT का फुल फॉर्म बता। हो सकता है बता दे, अच्छा बता ये होता क्या है। हो सकता है उसको पता ही नहीं है, उसको इतना पता है कि मैं डाल रहा हूं तो पैसे बढ़ रहे हैं। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। ये अगर तुमको नहीं पता कि वो पैसा कैसे बढ़ रहा है, देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट एज सिंपल एज दैट। आई थिंक शुरू में थोड़ा ज्यादा बढ़ा था NFT। आई डोंट थिंक अभी बढ़ रहा है। मैंने एग्जांपल लिया। हाँ, समझ गया। अच्छा, इस बुक में जानने बिना ही इन्वेस्ट कर देते हैं कि भैया तुम जहां डाल रहे हो पैसा, वो पैसा मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है। If you don't know about it, don't invest. As simple as that. अच्छा, ये जो किताब है रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, उसमें बेबीलोन के उस टाइम की सोसाइटी के भी तो डिस्क्रिप्शंस मिलते होंगे अच्छे, पढ़ने में वो अच्छा लगता है, या फिर केवल डायलॉग बेस्ड है? नहीं, एक्चुअली में जैसे बताया जाता है कि वो बैठा हुआ है, वो अपना रथ बना रहा है, या फिर एक जगह सभा हो रही है जहाँ पे लोग आकर के पैसे कैसे बढ़ाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे ऐसा कोई जमघट हुआ करता था, या वहां पर उतना डिटेल में नहीं। हाँ, मतलब इट इज नॉट अ बुक फॉर द हिस्टोरिकल रेवोल्यूशंस ऑफ दैट सोसाइटी। इट इज मोर अबाउट द रूल्स दैट वर प्रिवेलिंग। एक उसमें कैरेक्टर है जो कारवां को ज्वाइन करके दूर देश में जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो जो अपना इन्वेस्टमेंट पार्टनर जिसको चुनता है वो होता है एक फ्रूट सेलर, और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है सिल्वर में। तो एक सिंपल सी चीज बताई कि हाउ मच a fruit seller will know about silver. Very little. And then how can you trust him to give your money to invest in silver? You should have got somebody who is a silversmith or deals in that particular matter, not a fruit seller. तो मतलब कि तुमको एकदम से समझ, अच्छा अगर कोई आदमी तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारा पैसा दो मैं उसको डबल करूंगा, तुम देखो कि वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री क्या है, वो जो ये कर रहा है उसके पास नॉलेज है भी या नहीं है। तो ये तुम अपने आप ये चीज तुम करने लग जाओगे, right? You will not trust anybody blindly, basically.
और ये सारे जो रूल्स हैं वो आज भी रिलेवेंट है। मतलब इस किताब में लिखा हुआ ऐसा एक भी रूल मुझे नहीं मिला जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ सोसाइटी चेंज हो गई है, टाइम चेंज हो गया, अब ये रूल मायने नहीं रखता। मतलब मैं तो बस आई एम जस्ट अमेज कि एक 6000 साल पुराने क्ले टैबलेट्स में जो लिखा गया था और 100 साल पहले एक किताब लिखी गई थी, वो आज अपन बात कर रहे हैं और उसके अपन फॉलो करने की सोच रहे हैं। और उसकी लैंग्वेज भी बहुत ही प्यारी है। अच्छा, मतलब इतने सिंपल तरीके से लिखा है, कोई भारी वर्ड्स नहीं है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। मतलब जिसको किताब पढ़ने का शौक नहीं है वो भी इस किताब को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी बिग और वेरी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस नहीं है, इट्स अ स्मॉल बुक। अच्छा, और पेजेस और जिस तरह से लिखा हुआ है जैसे बच्चों की किताबें लिखी होती है जिसमें लाइन स्पेसिंग ज्यादा होती है, उसी तरह से लिखी गई है। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑन योर आईज और योर ब्रेन, बट यस इट गोज एंड हिट्स दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन जहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, एकदम से हिट करता है आपको। ओके, वेल आई एम सोल्ड भाई, यू आर सोल्ड। आई विल डेफिनेटली रीड दिस बुक और मैं बताऊंगा ऑफलाइन कि कैसा रहा इसका। 2 साल बाद आके मैं भी तुम्हें लेटर लिखूंगा कि भाई तुमने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, आज मैं पॉजिटिव कैश फ्लो में हूँ, मेरे लोन्स उतर गए हैं। आमीन 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 आमीन, ऐसा ही हो।